Students, am I audible to you? Please let me know. Okay, let me know, is audio video clear to you? Welcome Aniket, Priya, good morning. Shreya, good morning. Sonali, good morning. मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने तो ज्वाइन कर लिया है, सो नाउ वी कैन स्टार्ट। या सो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, सो इसके पहले आप लोगों ने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी हुई है क्या बच्चों? किसी ने बताओ जल्दी। एनीवन हैव लर्नड व्हाट इज रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बिफोर दिस? किसी को कोई आइडिया कुछ हो तो बताओ। फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। नहीं पढ़ी? सर सेमी क्लासिकल थ्योरी कब होगी? उमेश, सेमी क्लासिकल थ्योरी के बारे में क्लास के लास्ट में बात करते हैं, ठीक है? नॉट इन मच डिटेल, ओके फाइन। नहीं पढ़ा, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, ठीक है, हम लोगों ने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा, ठीक है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ा हमने। इसमें आप लोगों ने क्या यूज किया था? डेल स्क्वायर, आपने ये पढ़ा था, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच नॉट स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। क्या ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन रिलेटिविस्टिक दिखता है? इज इट रिलेटिविस्टिक? क्या ये रिलेटिविस्टिक है? आपको लगता है क्या ये इक्वेशन रिलेटिविस्टिक है? दीपेश, वन सेकेंड। क्या ये रिलेटिविस्टिक दिखता है? नहीं दिखता है, वाई? ओके, आंसर इज नो। ओ फाइन, इट इज नॉट रिलेटिविस्टिक। वाई इट इज नॉट रिलेटिविस्टिक? अब सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि ये इक्वेशन रिलेटिविस्टिक क्यों नहीं है। वाई इट इज नॉट रिलेटिविस्टिक? यू हैव टू थिंक नाउ। ये इक्वेशन रिलेटिविस्टिक क्यों नहीं है? वाई इट इज नॉट रिलेटिविस्टिक? दिस इज a very important thing. Without understanding this, you will not understand relativistic quantum mechanics. So why it is not relativistic? Anyone have any reason for this? किसी के पास इसका कोई आंसर है कि ये रिलेटिविस्टिक क्यों नहीं है? ओके चलो, आई थिंक सो आई शुड नाउ टेल यू। ओके चलो, लेट मी टेल यू। बच्चों ये क्वेश्चन जो है इससे आया है, राइट? इसी से डिराइव हुआ है। जहां की ये हमारा काइनेटिक एनर्जी था, ये पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, राइट? जहां की हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है, वेयर वी हैव टेकन अवर काइनेटिक एनर्जी लाइक दिस, पी स्क्वायर अपॉन 2m। सो दिस इज ए नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, है ना? जहां की हमने मोमेंटम ऑपरेटर जब पुट किया तो इट वाज लाइक दिस। सो दिस इज ए नॉन रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, नॉन रिलेटिविस्टिक।
टर्म, दिस इज ए नॉन रिलेटिविस्टिक टर्म। और क्योंकि सारा ये पूरा इक्वेशन इसी से निकल कर आया है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या है, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक है, नॉन रिलेटिविस्टिक है। गॉट इट कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक क्यों है बच्चों? इसलिए ये जो इक्वेशन आप अभी सामने देख रहे हैं, दिस इज ए नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। गॉट इट? व्हाई इट इज नॉन रिलेटिविस्टिक? ओके, तो अगर हमें रिलेटिविस्टिक करना है, ठीक है, तो हमारा जो मेन टर्म होता है, ठीक है, ये वाला, अगर हमें रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बनाना है तो ये जरूरी है कि इसमें ये वाला जो टर्म हो, इट शुड बी रिलेटिविस्टिक, राइट? इसे रिलेटिविस्टिक करना पड़ेगा, मतलब वी शुड सर्च फॉर ए रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन, है ना? हमारा जो हैमिल्टोनियन होता है वो रिलेटिविस्टिक होना चाहिए। दरअसल इसी में इसी चीज को मतलब डिराक आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो क्लिन डिराक ने सबसे पहले जो उनके माइंड में आइडिया आया कि रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स अगर डेवलप करनी है तो हमारा जो हैमिल्टोनियन होना चाहिए और उससे बनने वाला जो इक्वेशन होगा, है ना, फिर वो ऑटोमेटिकली रिलेटिविस्टिक हो जाएगा। तो हमारा जो हैमिल्टोनियन होना चाहिए वो रिलेटिविस्टिक होना चाहिए, है ना। सो हम हमारे हैमिल्टोनियन को रिलेटिविस्टिक कैसे कर सकते हैं? देखिए, हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक क्या होता है? नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन क्या होता है? पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी ऑफ एक्स, राइट। चलो, अभी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, इट वे में कॉम्प्लिकेट। तो फ्री पार्टिकल के लिए अगर मैं लिखूं तो क्या होगा? इफ आई विल जस्ट राइट इट फॉर द फ्री पार्टिकल, इट विल बी पी स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। सो ये हमारा हैमिल्टोनियन हो जाएगा फ्री पार्टिकल के लिए, ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ क्या करता हूँ, ठीक है, अब अगर मुझे रिलेटिविस्टिक चाहिए तो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन कैसे बनेगा? रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन कैसे बनेगा? तो रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन बनाने के लिए मुझे रिलेटिविस्टिक एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, और रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है इतनी, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, है ना। फ्री पार्टिकल की ही एनर्जी होती है, दिस इज ऑल्सो द फ्री पार्टिकल एनर्जी, है ना। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कहती है दिस इज द एनर्जी ऑफ फ्री। तो क्लिन गॉर्डन जो थे, क्लिन गॉर्डन ने ये सोचा था कि हम हैमिल्टोनियन को ये रख लेते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो क्लिन गॉर्डन ने क्या किया था, उन्होंने ये वाला हैमिल्टोनियन यूज किया था। डिड यू गॉट इट? क्यों यूज किया था? क्योंकि वो रिलेटिविस्टिक बनाना चाहते थे, ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू मेक द थिंग्स रिलेटिविस्टिक। गॉट इट? यहां तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को कि इस आइडिया कहाँ से आया रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बनाने का? हाउ दे गॉट द आइडिया? डिड यू अंडरस्टूड दिस? जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं। हाँ, ठीक है। अब क्लिन गॉर्डन इक्वेशन हम बताते हैं क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज क्लिन गॉर्डन इक्वेशन? वेरी गुड। तो क्लिन गॉर्डन ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ये किया, वेरी गुड। सो क्लिन गॉर्डन ने क्या किया, उन्होंने बोला रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन यूज करना पड़ेगा। सो दे जस्ट डिड दैट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला नाउ वी विल बी यूजिंग दिस हैमिल्टोनियन रूट ओवर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी की पावर 4, वेर एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल। गुड मॉर्निंग अंकिता, ठीक है, वेलकम। तो इन लोगों ने ऐसा सोचा, ठीक है, दे जस्ट थॉट दैट कि इट शुड वर्क, है ना, तो उन्होंने ऐसा ले लिया। तो इससे बनने वाला जो इक्वेशन था वो था एच साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। जब हैमिल्टोनियन की यहाँ पर वैल्यू रखी गई तो ये बना पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 रूट, ठीक है, साई इक्वल टू ई साई। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई बताता हूँ। देखिए, आप अगर यहाँ पर ऑपरेटर की वैल्यू रख दो, ठीक है, माइनस आई एच नॉट, ठीक है, तो ये का हो जाएगा, ठीक है, एच नॉट स्क्वायर डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, सी तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस
एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, एक्चुअली में एक मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया, और वो मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन ये था कि जब हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर के ऊपर स्क्वायर रूट होता है, तो फिर उसे उसकी फिजिकल मीनिंग निकालना और उसे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे केस में। ठीक है, या तो फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज किया जाए और ऊपर रूट वाली पावर चलेंगी, सो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व इट मैथमेटिकली। आप भी समझ सकते हो कि अब इसे सॉल्व करना बहुत कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला एक काम करो, एच स्क्वायर इक्व टू ई स्क्वायर, ये भी तो बराबर ही है एक दूसरे के, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, है ना। और अब ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका देखो मैथा मतलब फिजिकली इसलिए ऐसा है क्योंकि डायमेंशनली दोनों साइड बराबर है। ठीक है, बट अब ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कि ताकि ये रूट ना लगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐसा किया और फिर इस तरफ और इस तरफ वेव फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, है ना। आप आई होप तो समझ रहे हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो साई में भी स्क्वायर हो जाता है, जबकि इसमें साई में स्क्वायर नहीं हो रहा है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बट ऐसा किया गया इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉब्लम सिंपल। ठीक है, सो दे जस्ट वांटेड टू मेक द प्रॉब्लम सिंपल, तो उन्होंने ऐसा कर दिया। ऐसा करने के बाद प्रॉब्लम काफी सिंपल हो गई। प्रॉब्लम कैसे सिंपल हो गई, ठीक है, प्रॉब्लम ऐसे सिंपल हो गई कि अब यहाँ पर पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 आ गया साइन, और अब इसे सॉल्व किया जा सकता है। नाउ इट कैन बी सॉल्व। ठीक है, नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, यहाँ वैल्यू रख देना है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एच नॉट स्क्वायर। ठीक है, डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर जो है, ठीक है, लिख दीजिए एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, साई इक्वस टू ई स्क्वायर साई। ठीक है, ये जो रिजल्टिंग इक्वेशन यहाँ से हमारा बनता है, इसी को आप जितना चाहो उतना सिंप्लीफाई कर लो। इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू, आपको कितना सिंप्लीफाई इसे करना है। आप इसे जितना चाहो उतना ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, दरअसल यही इक्वेशन को कहते हैं क्लिन गॉर्डन इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड के जी इक्वेशन। ठीक है, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना सिंप्लीफिकेशन करना है। यू कैन सिंप्लीफाई इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, हालांकि जो मेन इक्वेशन है वो यही है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो। ठीक है, इसे नोट कर लो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको अभी करना है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन नाउ। क्लियर, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज एज फॉलोज, डू दिस क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट क्लीन गॉर्डन इक्वेशन। तो करेक्ट क्लीन गॉर्डन इक्वेशन कौन सा है यहाँ पर, विच इज द करेक्ट क्लीन गॉर्डन इक्वेशन। आज तो काफी बच्चे क्लास में मुझे दिख रहे हैं, लगता है आज सब रिलेटिविस्टिक पढ़ना चाहते हैं, या एग्जाम पास में आ रहा है, कुछ ऐसा है। इसका राइट आंसर ढूंढिए बच्चों, क्या मिलता है आपको। विच इज द करेक्ट क्लीन गॉर्डन इक्वेशन। ओके,
फाइन। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यार इसमें तो जीरो के बराबर नहीं है, इसमें तो साई नहीं है। गॉट इट। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं सॉल्व करके बताता हूँ हाउ इट विल कम। ठीक है, सी देखो, फंस गए ना आप लोग। ठीक है, देखो बहुत आसानी से क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। देखो मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। ई स्क्वायर इक्वल टू था पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ माइनस आई एच नॉट डेल अपॉन डेल टी। ठीक है, सी ये हो गया माइनस आई एच नॉट डेल। ठीक है, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, हो गया इतना। अब हम यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एच नॉट स्क्वायर डेल टू ओवर डेल टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ एंड इट विल बिकम माइनस एच नॉट स्क्वायर डेल स्क्वायर। सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ हमें साई भी रखना है, सो वी जस्ट फॉरगॉट दैट थिंग। यू ऑल्सो हैव टू पुट द साई ऑल्सो, यू जस्ट ऑल्सो पुट साई। ठीक है, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 साई। ठीक है, अब अपन इसे और सिंप्लीफाई कैसे करें। हम इस पूरे इक्वेशन को ना 1/h0 सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, सो इट इज गोइंग टू बिकम माइनस 1/c² डेल टू ओवर डेल टी स्क्वायर साइन इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा। ठीक है, दरअसल मुझे यहाँ पर एक्चुअली मैं यूनिट करना चाहता हूँ। ठीक है, दैट यू विल अंडरस्टैंड सून। ठीक है, सो डेल स्क्वायर साई माइनस, ठीक है, प्लस ओके एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच नॉट स्क्वायर साई। अब इसी को हम एक और वे में लिख देंगे, इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, डेल स्क्वायर माइनस 1/c² डेल टू ओवर डेल टी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एच नॉट स्क्वायर साई। विद्युत जीरो नहीं था ना वहाँ, जीरो तो नहीं मिला, आप समझ गए ना, इसके आगे जीरो नहीं लिखा है ना, इक्वेशन में जीरो होना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट दैट। ठीक है, सो देख लीजिए। ठीक है, सो दिस वॉज योर आंसर। ठीक है, ओके, सो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखो एक चीज आप लोग को आगे के लिए याद रखनी है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ नहीं करूंगा। ठीक है, आपका जो क्लिन गॉर्डन इक्वेशन होता है, इट इज ट्रू ओनली फॉर स्पिनलेस पार्टिकल। ठीक है, क्लिन गॉर्डन पार्टी इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ स्पिनलेस पार्टिकल्स के लिए ही ट्रू होता है। ठीक है, जिनके पास कोई स्पिन ना हो। ठीक है, दिस इज समथिंग यू नीड टू मेमोराइज या कीप इन माइंड। ठीक है, ये रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन इससे आता है। ठीक है, ओके। जयश्री क्या बोल रहे हो सर, अगर लेफ्ट साइड में कर ले जाए इक्वेशन रहे, आप कैसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इन एनी वे, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, इसको और भी तरीकों से लिखा जा सकता है, ये तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमने इसे ऐसे अरेंज कर दिया, और ऐसा अरेंज इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा था। ठीक है, तो ये वन ऑफ द वे है इसे लिखने का, पॉपुलर वे है, ऐसा लिखते हैं इसे, जैसे स्क्रोडिंगर इक्वेशन को लिखने का एक कुछ पॉपुलर पॉपुलर वे होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉपुलर वे है, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बाकी जो मेन इक्वेशन है वो ये रहता है, अगर कभी आप भूल जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो स्क्रोडिंगर इक्वेशन को लेकर, मतलब सॉरी क्लिन गॉर्डन इक्वेशन को लेकर, तो कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, गुड गुड, ठीक है, फाइन फाइन, नो इश्यूज नो इश्यूज। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बच्चों देखो, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो क्लिन गॉर्डन इक्वेशन है, ठीक है, अभी हमने जो क्लिन गॉर्डन इक्वेशन लिखा,
ठीक है, जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हो। बच्चों बता सकते हैं कि पार्टिकल किस पोटेंशियल पे घूम रहा है, इन विच पोटेंशियल द पार्टिकल इज मूविंग इन दिस इक्वेशन। ठीक है, हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन में तो हम जानते हैं कि पार्टिकल वी पोटेंशियल पर घूमता है, इसमें किस पोटेंशियल पर घूम रहा है बता सकते हैं आप लोग। इसमें तो हम जानते हैं कि एच के अंदर के प्लस वी होता है, वो इस पोटेंशियल पर घूमता है। यहाँ पर पार्टिकल किस पोटेंशियल पर घूम रहा है बता सकते हैं, इन विच पोटेंशियल द पार्टिकल इज मूविंग। वेरी गुड, ये यही चीज मेरे को देखनी थी, कितने लोगों का प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर है। ये इस केस में पार्टिकल फ्री है, फ्री पार्टिकल इक्वेशन है ये, ठीक है, इट इज ए फ्री पार्टिकल इक्वेशन। वेरी गुड। तो बच्चों अब चलो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ना जो क्लीन गॉर्डन इक्वेशन है उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा डेरिवेशन बिट लेंदी है तो हम करेंगे नहीं, हम आपको सॉल्यूशन डायरेक्टली बता देंगे। तो जो क्लीन गॉर्डन इक्वेशन है जो आपने अभी जस्ट देखा, ठीक है, विच यू हैव जस्ट सीन राइट नाउ, ठीक है, सो आई विल जस्ट बी राइटिंग हियर क्लीन गॉर्डन इक्वेशन। So it is E square, so minus H naught square del 2 upon del T square sine minus H naught square C square del square sine प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 साइन। ठीक है, ये हमारा क्लीन गॉर्डन इक्वेशन है। हाँ अनिकेत क्या बोल रहे हो, पढ़ लेता हूँ मैं आपका पॉइंट। ठीक है, क्या लिखा है सर, मीन्स क्लीन गॉर्डन इक्वेशन फोटोन के लिए एप्लीकेबल होगा ना। फोटोन का स्पिन तो आई थिंक सो 1 होता है। फोटोन का स्पिन कितना होता है बच्चों, 0 नहीं होता मुझे लगता है फोटोन का स्पिन। फोटोन एक बोसॉन है। एक सेकेंड देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। फोटोन का जो स्पिन होता है ना वो कितना, 1 होता है, 1 होता है 1। ठीक है अनिकेत, तो प्लीज थोड़ा बता दीजिए पॉसिबल क्या बताना है। समृति कुछ कह रहे हैं, आपका कमेंट तो आया ही नहीं मेरे पास इसके पहले। ठीक है, ओके चलो ठीक है, लेट मी जस्ट गो फर्दर। फाइन, सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। सो क्लिन गॉर्डन इक्वेशन, ठीक है, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है सो ओके, 1 सेकेंड, मोरियम का लगता है ऐप काम नहीं कर रहा, मैं उनका चेक कर लेता हूँ। सर फंड साइज के लिए, अच्छा अच्छा फंड साइज के लिए बोल रहे हैं, बढ़ा देते हैं बढ़ा देते हैं, कोई इशू नहीं है, विल इंक्रीज। ओके देखो, फंड साइज तो मैं बढ़ा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ बच्चों, ठीक है फाइन। देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम ना क्लीन गॉर्डन इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो हम अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों इसके लिए क्या किया गया था कि बेसिकली क्योंकि ये एक फ्री पार्टिकल है ना, ये एक फ्री पार्टिकल इक्वेशन है, दिस इज फ्री पार्टिकल इक्वेशन। क्योंकि एक फ्री पार्टिकल इक्वेशन है तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, एक ट्रायल सॉल्यूशन ट्राई कर सकते हैं। वी कैन मेक ए ट्रायल सॉल्यूशन। तो इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन है वो ये लिया जा सकता है, साई इज इक्वल टू एन, एन इज ए नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ई की पावर आई, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है, सो दैट्स व्हाई वी विल बी टेकिंग द टाइम डेवलप्ड वेव फंक्शन। ओके एंड दैट इज, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा के की जगह पर रख दो पी डॉट आर। ठीक है, सो
P अपॉन के हम P अपॉन एच नॉट रखेंगे, सो डोंट वरी अपॉन दैट, अबाउट दैट, ठीक है। सो अभी आपको क्लियर हो जाएगा ई टी अपॉन एच नॉट ई टी। बच्चों आप देखो, मैं इतना इक्वेशन लिख सकता हूँ ना, चलो मैं आपकी हेल्प के लिए एक काम करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। सो आई विल बी जस्ट राइटिंग इट लाइक दिस, ओमेगा के डॉट आर, ठीक है, माइनस ओमेगा टी, ठीक है। सभी लोग जानते हैं ओमेगा एक कुछ होता है ई अपॉन टी और के कुछ होता है पी अपॉन एच नॉट, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो ये हो जाएगा ई आई, ठीक है, पी डॉट आर माइनस ई टी, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब देखो, तो हम एक ट्रायल सॉल्यूशन ट्राई करते हैं इस टाइप का, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इस ट्रायल सॉल्यूशन को यहाँ पर पुट करेंगे, तो इस ट्रायल सॉल्यूशन को यहाँ पुट करने से ऑटोमेटिकली हमें, ठीक है, एनर्जी मिल जाएगी, वी विल ऑटोमेटिकली गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी। डिड यू गॉट इट? सॉरी एच नॉट, ओके एच नॉट, फाइन फाइन, ओके विद्युत, क्लियर है? अब देखो, ठीक है, समझ में आया सभी को? अगर हम इस ट्रायल सॉल्यूशन को यहाँ पर पुट कर दें, सो वी विल बी गेटिंग द एनर्जी, राइट। इसे सॉल्व किया जा सकता है ना, सो इट कैन बी डन। ये थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा सॉल्व करने, बट ये सॉल्व हो जाता है ना, इट्स नॉट कि ये सॉल्व नहीं होगा। तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, है ना, सो आई एम नॉट डूइंग द डेरिवेशन, ठीक है। अगर आप इस सॉल्यूशन को यहाँ पर पुट करते हैं, और ये सॉल्यूशन हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमारा पार्टिकल फ्री है, तो अगर हम इस सॉल्यूशन को यहाँ पर पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो बच्चों हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें आश्चर्य में डाल देती है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है दो टाइप्स की, एक होती है, ठीक है, पॉजिटिव ई पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और दूसरी एनर्जी मिलती है माइनस, ठीक है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर एंड सी की पावर 4। मतलब जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करके सॉल्व करते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक नेगेटिव एनर्जी मिलती है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन होता है, इसे लेट्स कॉल इट साई प्लस, इसका जो वेव फंक्शन होता है वो होता है साई माइनस। तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो हो जाता है, ठीक है, लेट्स कॉल इट सी वन साई, सी वन साई प्लस प्लस सी टू साई माइनस, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखो क्या इश्यू होता है, दरअसल जब इस सॉल्यूशन को पुट करके सॉल्व किया जाता है और जो हमें एनर्जी मिलती है वो एक पॉजिटिव मिलती है, एक नेगेटिव मिलती है। एक्चुअली में यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारा जो फ्री पार्टिकल होता है उसकी एनर्जी कभी नेगेटिव होती ही नहीं है ना। फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो कभी नेगेटिव होती नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसी कारण से यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने में क्या हो रही थी, प्रॉब्लम। डिड यू गॉट इट? तो साइंटिस्टों को इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। क्यों नहीं किया जा रहा था? क्योंकि फ्री पार्टिकल की नेगेटिव एनर्जी कभी भी एक्सपेरिमेंटली ना ही मेजर की गई और ना ही थ्योरेटिकली पॉसिबल होती है। डिड यू गॉट इट? डिड यू समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि हमारा पार्टिकल फ्री है, उसकी एनर्जी प्योरली काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी या तो पी स्क्वायर अपॉन टू एम होगी, या तो एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर होती है। इन बोथ द केसेस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। कुछ भी लो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि इसका करें क्या। तो क्या इसे छोड़ दिया जाए या इसे अपना लिया जाए, क्या किया जाए? तो कुछ लोगों ने सोचा छोड़ दिया जाए। तो प्रॉब्लम ये आई कि हम इसे छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते इसे? वाई वी कैन नॉट लीव इट? कोई बता सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू लीव द नेगेटिव एनर्जीज। वाई वी कैन नॉट लीव द नेगेटिव एनर्जी? कुछ लोग सोच रहे थे कि इसे छोड़ देते हैं, नेगेटिव एनर्जी इग्नोर कर देते हैं, इनसिग्निफिकेंट मान लेते हैं। मगर एक प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम ने बोला, और उस पॉइंट ने बोला, एक पॉइंट अरेज हो गया, और उस पॉइंट ने बोला कि आप नेगेटिव एनर्जी को नहीं छोड़ सकते। तो क्यों नहीं छोड़ सकते हम नेगेटिव एनर्जी को? वेरी गुड। अगर आपने नेगेटिव आइगन वैल्यू को छोड़ दिया,
तो आपका वेव फंक्शन भी आपको छोड़ना पड़ेगा, और अगर वेव फंक्शन छोड़ दिया तो आप जो है जनरल सॉल्यूशन छूट जाएगा और कंप्लीट सेट नहीं बनेगा। आप समझ रहे हो, क्योंकि हमारा पार्टिकल या तो इस स्टेट में होता है या तो इस स्टेट में होता है ना, दोनों में से किसी भी स्टेट में हो सकता है। और अगर हमने एक एनर्जी छोड़ दी तो उसका वेव फंक्शन भी छोड़ देने से कंप्लीट सेट नहीं बनेगा, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, आप समझ रहे हो, इसलिए हम नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन को छोड़ नहीं सकते। क्विन गॉर्डन ने इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है, कि नेगेटिव एनर्जी आई तो अब क्या करें क्या नहीं करें। सो ही डिडंट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। ठीक है, अब आगे चलें, यहां तक समझ में आ गया। हम नेगेटिव एनर्जी को तो नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें वेव फंक्शन नहीं छोड़ना है। क्विन गॉर्डन ने इसके आगे कुछ समझाया भी नहीं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, ओके, फिर इसके आगे क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्या हुआ। क्लिन गॉर्डन के केस में दो चीजें और निकाल कर देखी गई। क्लिन गॉर्डन के केस में हमने ये देखा कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी आती है, और फिर दूसरी चीज देखी गई कि पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी। दो चीजों को और यहाँ पर निकाल कर देखा गया। तो इसको कैसे देखा गया, दरअसल इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्टेट डिराइव किया, है ना। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये होती है, आप जानते भी हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमारे पास जो वेव फंक्शंस हैं उन्हीं की मदद से डेंसिटी और ये सब मतलब कुल मिलाकर इस इक्वेशन को डिराइव किया गया, है ना। सो वी विल नॉट गो इनटू द डेरिवेशन, मतलब इसको ऐसा फॉर्मुलेट करके ऐसा लाया गया। तो जब इन्होंने इसको ऐसे फॉर्मुलेट करके लेकर आए और जब इन्होंने देखा कि डेंसिटी का फॉर्म क्या आ रहा है, तो इनको जो डेंसिटी का फॉर्म मिला वो बहुत अलग टाइप का मिला, एंड इट दे गॉट इट समथिंग लाइक एच नॉट स्क्वायर अपॉन 2 I m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, देन del 2 psi, दे गॉट इट समथिंग लाइक दिस। वेट बता रहा हूँ मैं आपको कितना मिला इनको, del psi अपॉन del t। ठीक है, psi माइनस, और यहाँ पर जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, देन दे गॉट psi स्टार del psi अपॉन del t। ठीक है, ये इनको इतना मिला, और इनको जो प्रोबेबिलिटी पोजीशन प्रोबेबिलिटी करेंट डेंसिटी मिली वो मिलती है एच नॉट अपॉन 2 I m। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा सब कुछ, डोंट वरी। ठीक है, फर्स्ट लेट मी राइट इट। psi, yeah, we just got it something like this। okay, फाइन। देखो इसमें क्या हुआ, जब इन लोगों को ये इन्होंने सॉल्व किया और जब इनको ये मिला तो इन्होंने देखा कि इनकी जो पोजीशन इनकी जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना वो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो या तो पॉजिटिव भी हो सकती है या तो ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये थी सेकेंड प्रॉब्लम, है ना। सो दिस कम्स विद द सेकेंड, दिस कॉल्ड द सेकेंड प्रॉब्लम विद द क्लिन गॉर्डन इक्वेशन। क्लिन गॉर्डन इक्वेशन के साथ सेकेंड प्रॉब्लम है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रही है। ठीक है, और पहली प्रॉब्लम क्या थी, पहली प्रॉब्लम ये थी कि एनर्जी नेगेटिव हो गई थी, है ना। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम एंड दिस वाज द सेकंड प्रॉब्लम कि ये हो गया। तो क्लिन गॉर्डन इक्वेशन के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिया क्लिन गॉर्डन ने। लेटर ऑन क्वांटम फील्ड थ्योरी में इसे ऐसे प्रोबेबिलिटी ना लेकर इसे कोई और क्वांटिटी उन्होंने एज्यूम कर लिया। दे थॉट दे हैव इंटरप्रेटेड एट सम अदर क्वांटिटी। ठीक है, उन्होंने वहां पर इसे कोई और ही क्वांटिटी जो है मान ली गई है। ठीक है, सो दैट इज डन इन द क्वांटम फील्ड थ्योरी। जस्ट वन सेकेंड। सो व्हाट दे हैव डन, फाइन। सो इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया। तो बेसिकली पॉइंट ये था कि अब हम क्लिन गॉर्डन के केस में, ठीक है, इसको ये नहीं कह सकते हैं कि दैट दिस क्वांटिटी इज द, ठीक है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल। तो दिस इज नॉट नाउ द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो इसमें क्लिन गॉर्डन ने इसका कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है।
ठीक है, दे हैव नॉट गिवन एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। ठीक है, बाकी क्वांटम फील्ड थ्योरी इसे कुछ अलग क्वांटिटी मानती है, ठीक है, बट अपन लोग अब उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी इज समथिंग आउट ऑफ द सिलेबस। ओके, तो यहाँ ये क्लियर हो गया। बाकी आप अगर देखोगे तो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है, इसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के साथ कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये ठीक है। इसके साथ प्रॉब्लम है और नेगेटिव एनर्जी के साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? फिर आगे चले, मुझे थोड़ा कमेंट करके बताना। शुड वी प्रोसीड नाउ? बी फास्ट, ओके। बच्चों मुझे थोड़ा कमेंट कर दें, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है सर, एक बार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का रिपीट कर देना। श्योर 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 श्योर। देखो, क्या है, इन लोगों ने क्या किया था, एक फॉर्मुलेशन किया, ठीक है, और फॉर्मुलेट करके क्लिन गॉर्डन की इक्वेशन से, कि क्लिन गॉर्डन के, ठीक है, की थ्योरी की मदद से उन्होंने इस इक्वेशन को डिराइव किया, और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या क्वांटिटी आ रही है और यहाँ पर क्या क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, इट इज समथिंग लाइक दिस, जो कि या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव क्यों होगी? अगर ये वाला फैक्टर बड़ा हो गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, है ना, और अगर ये वाला फैक्टर बड़ा हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट ए पॉजिटिव डेफिनेट क्वांटिटी। जबकि हम हमारा जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जानते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो उनकी नॉन रिलेटिविस्टिक वाला था, वहां पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी वो क्या होती थी, वो 0 और 1 के बीच में होती थी, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, दैट इज नॉट नेवर नेगेटिव। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। इसी कारण से इसे प्रोबेबिलिटी की तरह जो है ट्रीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे चलकर क्या हुआ है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, एंड आई थिंक यू हैव आल्सो हर्ड अबाउट दैट क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी जो होती है, ठीक है, उसमें जो ये क्वांटिटी हमने देखी है क्लिन गॉर्डन इक्वेशन में, इसे डेंसिटी नहीं माना जाता है, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रीटेड एज डेंसिटी। इंस्टीड इसको ना नंबर डेंसिटी ऑपरेटर माना जाता है, नंबर डेंसिटी ऑपरेटर माना जाता है, ऑपरेटर माना जाता है इन फॉक स्पेस, देयर इज ए फॉक स्पेस समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और उस स्पेस में इसे नंबर डेंसिटी ऑपरेटर की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, ठीक है। सो बट वी विल नॉट गो इनटू द क्वांटम फील्ड थ्योरी, ठीक है, हम क्वांटम फील्ड थ्योरी के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस। और क्वांटम फील्ड थ्योरी एक्चुअली में क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी है, जो कि ये बताती है कि पार्टिकल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। सो दे जस्ट एज्यूम दैट कि पार्टिकल्स जो हैं वो फील्ड के डिस्टर्बेंस होते हैं, ठीक है, दे आर जस्ट, पार्टिकल्स आर नथिंग, दे आर जस्ट द डिस्टर्बेंस इन द फील्ड, ठीक है, ओके। जैसे फोटोन है, तो फोटोन इज द डिस्टर्बेंस, इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस और ए वेव इन ए electromagnetic field, okay, like that thing. So is that clear to you? समझ में आया? तो अपन को सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना अपने सिलेबस में है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो क्लिन गॉर्डन इक्वेशंस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। पहली बात तो नेगेटिव एनर्जी का कोई सॉल्यूशन नहीं दिया, ना एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है, मतलब नेगेटिव एनर्जी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था उसका भी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है, ओके। हाँ, अब क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, अब आगे क्या है? देखो इसके बाद क्या था कि डिराक की एंट्री होती है। डिराक ने क्या किया, व्हाट द डिराक हैज डन, डिराक ने ये सोचा कि ये नेगेटिव एनर्जी क्यों आ रही है। डिराक ने सोचा हम थ्योरी को और अच्छे से सुधारते हैं। तो डिराक ने सोचा कि व्हाई दिस नेगेटिव एनर्जी इज कमिंग, व्हाई नेगेटिव एनर्जी इज कमिंग। तो उसने सोचा इस नेगेटिव एनर्जी को अगर हटा दें तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो डिराक ने थोड़ा सा रिसर्च किया इसके ऊपर कि नेगेटिव एनर्जी को आखिर हटाएं तो हटाएं कैसे, हाउ टू रिमूव दैट
नेगेटिव एनर्जी को हटाना तो है, बट अब हटाएं कैसे इसको, है ना। तो डिराक ने क्या किया, थोड़ा सा कंपैरिजन किया किसके बीच में। सो डिराक हैज डन, देखो हमें मालूम है कि फ्री पार्टिकल के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक में, ठीक है, डिराक ने देखा रिलेटिविस्टिक, उसे मालूम है डिराक को कि नॉन रिलेटिविस्टिक में फ्री पार्टिकल जो होता है, जो फ्री पार्टिकल होता है हमारा, नॉन रिलेटिविस्टिक में फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो पॉजिटिव होती है, जबकि क्लिन गॉर्डन इक्वेशन के केस में हमारा जो फ्री पार्टिकल है उसकी एनर्जी पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है। साथ ही पर यहाँ पर ये भी मालूम है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, जबकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी खुद पॉजिटिव है या निगेटिव आ रही है। तो इस चीज को समझने के लिए डिराक ने क्या किया, उन्होंने स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो था और क्लिन गॉर्डन इक्वेशन जो था, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, ये देखने के लिए कि आखिर दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो ही रॉट बोथ द इक्वेशंस टुगेदर। सो आई विल जस्ट शो यू बोथ द इक्वेशंस टुगेदर, वन सेकेंड। Wait for a while, let me take the screenshot from my book. Yeah, got. So got it, ठीक है। देखो यहाँ it is not coming. Screenshots are not coming here, wait। I mean again I am trying out, ठीक है, wait for a while। ठीक है, now you can see it, ठीक है, अब आप देख सकते हो। देखो अपन इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ रखकर कंपेयर करते हैं। यही काम किसने किया था, डिराक ने किया था। डिराक ने स्क्रोडिंगर इक्वेशन को भी लिख दिया और इसको भी लिख दिया। तो देखो ये हम जानते हैं कि ये हमारा स्क्रोडिंगर इक्वेशन है, राइट, दिस इज द स्क्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। जस्ट वन सेकेंड, मेरे हाथ यहाँ पर एक मिस्टेक हुई थी, ठीक है, सो आई जस्ट करेक्टेड दैट राइट नाउ, ठीक है, ओके। सो स्टूडेंट्स, लेट मी चेक, आई डिड ए मिस्टेक समवेयर हियर, आई थिंक सो, ठीक है, मुझे ये चीज़ अभी याद आई है, ठीक है, जब मैं वहाँ पर ऑपरेटर देखा हूँ तो, ठीक है। सो लेट मी चेक कि हमने कहाँ मिस्टेक कर दी थी इस क्वेश्चन में। वन सेकेंड प्रिया, ओके फाइन। तो नेगेटिव साइन तो यहाँ पर आएगा, बस यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही रहेगा, ठीक है, बाकी सब क्लियर है, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना ना, यू जस्ट करेक्ट दिस थिंग, ठीक है। चलो वापस चलते हैं, ठीक है। प्रिया वेट, आई एम जस्ट गोइंग टू सी योर कमेंट्स, वेट फॉर ए व्हाइल। अब मैं थोड़ा रीड कर लूँ। सर क्लिन गॉर्डन में फ्री पार्टिकल को एनर्जी है, वेट वेट, सी प्रिया, वेट फॉर ए व्हाइल, ठीक है। देखो अगर हम स्क्रोडिंगर इक्वेशन देखें तो हम यहां पर देखेंगे स्क्रोडिंगर इक्वेशन में कि ई साई इज इक्वल टू एच साई जो होता है, आप देखिए हैमिल्टोनियन की वैल्यू रख दी गई है, ठीक है, एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पर रख दी गई है। आप यहाँ देख सकते हो कि डेंसिटी हमारा इतना होता है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इतना होता है, पोजीशन प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी भी हमारा इतना होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सो अब ये तो हम जानते हैं पहले से ही, ठीक है, ये क्लिन गॉर्डन इक्वेशन से हमें मिलता है, दिस वी गेट फ्रॉम द क्लिन गॉर्डन इक्वेशन, ठीक है। अब थोड़ा कंपेयर करो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखो इनमें डिफरेंसेस क्या है, देखो अगर आप डिफरेंस देखो तो डिफरेंस बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा। यहाँ पर आपका ये देखो सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम यहाँ पर है, यहाँ पर टाइम का सिंगल डेरिवेटिव है,
ये जबकि यहाँ पर टाइम का डबल डेरिवेटिव है, आप देख सकते हो। तो जो डिराक था उसने ये नोटिस किया और उसको ये लगा कि शायद अगर हमारा टाइम का सिंगल डेरिवेटिव होता यहाँ, तो ये सारी एनॉमली नहीं आती, है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती, और ये जो नेगेटिव एनर्जी वाली प्रॉब्लम है शायद ये भी क्रिएट नहीं होती, है ना। यहाँ पर एनर्जी हमारी पॉजिटिव है फ्री पार्टिकल की। तो डिराक ने ये सोचा कि शायद अगर हम इस डबल डेरिवेटिव को हटा दें तो हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। समझ में आया आपको? तो डिराक ने क्या किया, दरअसल इसने एक ऐसा इक्वेशन बनाया जो कि रिलेटिविस्टिक तो था मगर उसमें टाइम का सिंगल डेरिवेटिव था। गॉट इट? सब कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? तो डिराक ने एक ऐसा हैमिल्टोनियन क्रिएट किया जिसमें, जो कि रिलेटिविस्टिक होते हुए जिसमें टाइम का सिंगल डेरिवेटिव था। गॉट इट? चेक करो थोड़ा, आ रहा है समझ में बच्चों? उसने एक ऐसा इक्वेशन क्रिएट किया डिराक ने जिसमें टाइम का एक सिंगल डेरिवेटिव आए, ठीक है, बट वो रिलेटिविस्टिक भी हो, है ना। तो उसने ये कैसे किया मैं वही बताने वाला हूँ। अब देखो, हम जानते हैं कि क्लिन गॉर्डन को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उस समय पर, ठीक है, क्लिन गॉर्डन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, क्योंकि रूट आ रहा था स्क्वायर के ऊपर, पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर, है ना। ओके, तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया फिर, ठीक है, व्हाट ही डिड। देखिए, डिराक बहुत ही जीनियस इंसान था, ठीक है, ही वॉज वेरी जीनियस, और इसके पास लगभग हर चीज का सॉल्यूशन होता है, ठीक है, खतरनाक इंसान है। देखिए, डिराक ने बोला कि मैं अपना खुद का हैमिल्टोनियन बनाऊंगा, ठीक है। तो डिराक का जो हैमिल्टोनियन था अपन उसे कहते हैं डिराक हैमिल्टोनियन, डिराक हैमिल्टोनियन। तो डिराक ने अपना जो हैमिल्टोनियन बनाया वो कुछ इस टाइप का था, ठीक है। कैसा था बताता हूँ, इन्होंने अपना हैमिल्टोनियन कैसे बनाया। इन्होंने सबसे पहले देखा कि हमारा हैमिल्टोनियन होता कैसा है, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन होता कैसा। रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन ऐसा होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, है ना। ऐसा ही होता है ना डिराक हैमिल्टोनियन, थोड़ा अच्छी तरह से देख लीजिए आप। जो डिराक हैमिल्टोनियन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, इट इज लाइक दिस, सॉरी उल्टा बोल दिया। जो हमारा रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन होता है वो इस टाइप का होता है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि रूट लगा हुआ है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें रूट लगा हुआ है, और ये रूट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो डिराक ने सोचा इस रूट को हटा दिया जाए। अब रूट को हटाएंगे कैसे, और ये रिलेटिविस्टिक भी रहा है और रूट भी हटा दें। तो डिराक ने बोला लेट्स डू दिस थिंग, ठीक है, हमें ये चीज इंश्योर करनी है कि दोनों तरफ एनर्जी का डायमेंशन रहे, राइट। तो ये बताओ पी और सी, इट हैज द, अगर मैं यहां देखूं तो इसके पास एनर्जी का डायमेंशन है, पी और सी के पास एनर्जी का डायमेंशन है कि नहीं, आप ही बताओ। अगर आप देखो, मैं अगर इसके ऊपर रूट लगा दूं तो डायमेंशनली ये सही है, इट इज डायमेंशनली इट इज करेक्ट, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो डायमेंशनली ये भी सही है, राइट। इन सभी के डायमेंशन सही है ना। तो इसने क्या किया, इन्होंने डायमेंशनली काम किया। इन्होंने बोला कि एच जो है अब आप उसको ऐसे लिखो, टू राइट लाइक दिस। आप यहाँ रूट हटा दो, उन्होंने बोला रूट हटाओ, रूट के साथ बहुत प्रॉब्लम है, सो ये जस्ट डिड लाइक दिस पी, ये दे डॉट पी अल्फा। और अब उन्होंने बोला कि अगर हमने इस रूट को सॉल्व कर दिया है, ठीक है, और इसके स्क्वायर भी हट गए, तो पक्का कोई ना कोई सामने एक कांस्टेंट क्वांटिटी आनी चाहिए जो कि इक्वेशन को बैलेंस करे, ठीक है। ओके, चलो मैं बताता हूँ। पहले आप एक काम करो, इसको एज इट इज लिख दो, ठीक है। इससे इससे भी हमने रूट हटा दिया तो इसको भी लिख दो ऐसे एम नॉट सी स्क्वायर। अब क्योंकि हमने ये रूट हटा दिया है तो कहीं ना कहीं तो कंपनसेशन करना पड़ेगा, है ना कहीं इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, कुछ अननोन क्वांटिटी रख देते हैं अल्फा बीटा, है ना, ठीक है, और इन्हें डिटरमाइन कर लिया जाएगा। अब देखो मैं फिर से समझाता हूँ, स्टार्टिंग से सुनना, ठीक है। देखो क्या था, ये हमारा रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन है। इस रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर रूट है, और जब तक ये रूट रहेगा
तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऑपरेटर रख देंगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो डिराक ने बोला कि इससे आप रूट हटा दो, तो उसके लिए ये रूट क्या होगा, जब इस पर वर्क करेगा पावर्स पर तो पावर्स अपने आप हट जाएंगी। ठीक है, इतना हो गया, और डायमेंशन तो इसका भी इतना है, तो हम एक प्रकार से एनर्जी और एनर्जी को ही जोड़ रहे हैं, विच इज इक्वल टू एनर्जी, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम अगर इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं तो ये इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाएगी, है ना, इन दैट केस इनइक्वालिटी विल बी क्रिएटेड। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम कुछ कॉन्स्टेंट्स रख सकते हैं जिन्हें की डिटरमाइन किया जा सकता है, विच कैन बी डिटरमाइंड, है ना, गॉट इट। तो इस तरह से बन जाता है डिराक हैमिल्टोनियन। डिड यू गॉट इट? तो ये जो इक्वेशन होता है इसे कहते हैं डिराक हैमिल्टोनियन। किसी को डाउट हो तो पूछो। तो इस तरह से डिराक ने अपना हैमिल्टोनियन क्रिएट कर लिया, है ना, इन दिस वे ही क्रिएटेड हिज इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को कहते हैं डिराक हैमिल्टोनियन। ठीक है, अभी मैं अच्छे से और समझा दूंगा। आपको कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर है आप सभी लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है अब कि इनका हैमिल्टोनियन कहाँ से आ गया? ठीक है, अब देखो इसको सही सही ढंग से लिखते हैं। जो डिराक हैमिल्टोनियन होता है ना, एच डी, इसमें इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा एक्स, ठीक है, पी एक्स प्लस अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, थैंक यू विद्युत। तो आप यहाँ देख सकते हो ऐसा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं ना मोमेंटम के, तो तीन कांस्टेंट्स की जरूरत होगी, एक कांस्टेंट ये होगा, एक कांस्टेंट ये होगा, तो हमको तीन कांस्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। सो वी शुड हैव थ्री कांस्टेंट्स, और यहाँ प्लस प्लस बीटा एम सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि इतना बड़ा इक्वेशन भी अब देखने में अच्छा लगता नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो अल्फा वेक्टर पी वेक्टर। इन्होंने साफ बताया है यहाँ पर अपनी लिटरेचर में कि अल्फा इज नॉट ए वेक्टर, इज नॉट ए वेक्टर, इट्स हियर इट्स जस्ट ए सिंबल फॉर कन्वीनियंस, है ना। यहाँ पर ये सिर्फ एक सिंबल है कन्वीनियंस के लिए, इट्स नॉट ए वेक्टर। आप समझ में आया आपको? बस इसे सिंपल वे में लिखने के लिए लिखा गया ऐसा, बट इट्स एक्चुअली इट्स नॉट ए वेक्टर। ठीक है, इट्स नॉट ए वेक्टर, इट्स ए कांस्टेंट, इट्स द कोफिशिएंट ऑफ px, इट्स द कोफिशिएंट ऑफ py, इट्स द कोफिशिएंट ऑफ pz, इट्स ए कांस्टेंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस द इक्वेशन। ठीक है, इट्स नॉट ए वेक्टर, है ना, इट्स नॉट ए वेक्टर। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, है ना, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस अल्फा एक्स आई प्लस अल्फा वाई जे प्लस अल्फा जेड के, है ना, यू कैन नॉट राइट लाइक दिस, है ना, ये ऐसा नहीं लिख सकते। पी को लिख सकते हो, मोमेंटम को लिख सकते हो, बट अल्फा को नहीं लिख सकते। अगर हमने ऐसा लिखा है तो ये सिर्फ एक सिंबल है शॉर्ट में लिखने के लिए। समझ में आया सभी को? ये चीज उन्होंने साफ अपने लिटरेचर में लिख रखी है, ठीक है, कि अल्फा वेक्टर नहीं है, अल्फा, ठीक है, इज नॉट ए वेक्टर। क्लियर टू यू? चेक नाउ। सबको क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है, और वो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें डिराक ने अपना हैमिल्टोनियन दे दिया है, इफ द डिराक हैज गिवन अस ए हैमिल्टोनियन, तो फिर अब ये अल्फा और बीटा है क्या, है ना, व्हाट आर दीज एंड हाउ टू डिटरमाइन। सर मैं भी यही बोलने वाला था, मुझे भी पहले। अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक है सोनाली। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि हम अल्फा और बीटा को डिटरमाइन कैसे करेंगे। देखिए अब मैं बताता हूँ अल्फा बीटा डिटरमाइन होता है कैसे। हम डेरिवेशन पर तो नहीं जाएंगे, बट आपको बता देते हैं डेरिवेशन लाते कैसे हैं। ठीक है, देखो डिराक ने बोला कि हमारा जो हैमिल्टोनियन है, ठीक है, अल्फा सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, दिस इज इक्वलेंट टू रूट ओवर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बीटा एम नॉट सी स्क्वायर, सी की पावर 4। ठीक है, आप सभी लोग, सॉरी बीटा कहाँ से लिख दिया, एम नॉट सी की पावर 4, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ठीक है, अब क्योंकि बेसिकली हमने इसी से इसको यहां से बनाया था, और ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए, है ना, ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए।
है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन, इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व किया, दे जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन। और इसे सॉल्व करने के बाद डिराक को ये पता चला, ठीक है, कि अगर ये इक्वेशन को हम, अगर ये इक्वेशन को होल्ड करना है ना, इफ दिस इक्वालिटी हैज टू होल्ड, तो इन दैट केस अल्फा को ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं यहाँ पर, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, ठीक है। सो सी अल्फा एक्स पी एक्स सी अल्फा वाई पी वाई प्लस सी अल्फा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, ठीक है, इट्स एम नॉट, ठीक है, ओके। देन इज इक्वल्स टू, ठीक है, रूट ओवर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। अब देखो समझना थोड़ा अच्छे से, अगर इस इक्वेशन को होल्ड करना है, इफ दिस इक्वेशन इज टू होल्ड, अगर इस इक्वालिटी को ट्रू होना है, तो ये इक्वालिटी सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू हो सकती है ना। दिस इक्वालिटी कैन बी ट्रू ओनली इन वन कंडीशन, ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वालिटी ट्रू हो सकती है, और वो कंडीशन होती है ये। मैं यहाँ पर अपने नोट्स का एक स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देता हूँ और बता देता हूँ आपको। ये इक्वालिटी सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू हो सकती है, जब अल्फा और बीटा कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, और वो प्रॉपर्टीज हैं ये, ठीक है, और वो प्रॉपर्टीज हैं ये। अगर अल्फा और बीटा दोनों मिलकर इन इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती हैं, तो ही ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, अदरवाइज इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें और देखें कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, तो हमें सॉल्व करने पर ये कंडीशंस मिलती है। पहली कंडीशन तो ये होती है कि अल्फा जे अल्फा के प्लस अल्फा के अल्फा जे शुड गो टू 0, ठीक है, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे। और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो फिर ये कंडीशन मिल जाएगी, इन दैट केस इट शुड बी इक्वल टू 1, मतलब अल्फा का स्क्वायर 1 होना चाहिए, बीटा का स्क्वायर 1 होना चाहिए, और अल्फा और बीटा, ठीक है, आपस में एंटी कम्यूट करने चाहिए, और अल्फा भी आपस में एंटी कम्यूट करने चाहिए। तो जब ये आपस में इक्वेट करेंगे, ठीक है, सॉरी, जब ये इक्वेशन होल्ड करेंगे तभी ये इक्वेशन होल्ड करेगा, ठीक है। तो आपको आगे के लिए क्या करना है, इन इक्वेशंस को, ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एक्चुअली में अल्फा और बीटा जो होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो अल्फा और बीटा की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं यहाँ डिराइव नहीं कर रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्लीज लेट मी नो, आगे चलें, मुझे कमेंट कर दें बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? जल्दी बताना बच्चों। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हुआ क्या इसके बाद, ठीक है, अब अभी भी अल्फा और बीटा की सिर्फ प्रॉपर्टीज ही पता चली हैं, अभी तक ये नहीं मालूम, अभी तक ये पता नहीं चला है कि अल्फा और बीटा एग्जैक्टली है क्या। अभी तक ये नहीं मालूम है कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या है। अभी तक सिर्फ ये पता चला है कि अभी तक सिर्फ ये पता चला कि ये इक्वेशन तभी ट्रू होगा जब ये इक्वेशंस होल्ड करेंगे, ठीक है। अभी तक अल्फा और बीटा का पता नहीं चला। तो अल्फा और बीटा ऐसी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो अल्फा और बीटा की कोई स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है, दे कैन बी एनीथिंग, ठीक है, अल्फा एंड बीटा कैन बी एनीथिंग, दे कैन बी एनीथिंग, दे जस्ट हैव टू सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, है ना, दे जस्ट हैव टू सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी। अब क्लिन ने थोड़ा सा और रिसर्च किया, ठीक है, दे डिड ए फर्दर रिसर्च, और उन्होंने ये रिसर्च किया कि ये इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई कराना है तो अल्फा आई और बीटा कैन नॉट बी सिंपल ए नंबर, ठीक है, दे कैन नॉट बी सिंपल नंबर्स, कैन नॉट बी ए सिंपल नंबर्स। डिराक को अपनी रिसर्च से ये भी पता चला कि ये सिंपल नंबर्स हो ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल फॉर दीज टू हैव टू बी ए नंबर। अगर आप इन्हें नंबर लेते हैं तो ये चारों प्रॉपर्टीज एक साथ सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, ये चारों के साथ एक साथ सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं अगर आप इन्हें सिंपली नंबर्स लेते हैं, इफ यू जस्ट टेक दैम ए नंबर, तो ये हो ही नहीं सकते।
ठीक है। इनफैक्ट दिस शुड बी, उन्होंने बोला कि एक्चुअली में अल्फा और बीटा, ये प्रॉपर्टीज तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब अल्फा और बीटा क्या हो, मैट्रिक्स हो, एंड ऑल्सो दिस शुड बी 4x4 मैट्रिक्स। और जब ये 4x4 मैट्रिक्स होंगी तभी ये चारों प्रॉपर्टीज एक साथ सेटिस्फाई हो सकती हैं। चारों इक्वेशंस एक साथ तभी सेटिस्फाई हो पाएंगे जब अल्फा और बीटा मैट्रिक्स हो, एंड दे शुड बी ऑफ द ऑर्डर 4x4। अगर 4x4 से कम का ऑर्डर हुआ तो ये चारों प्रॉपर्टीज एक साथ कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो उन्होंने इन चीजों को शो किया हुआ है। हम अभी डेरिवेशन पर तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे लेटर ऑन। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी ये चार इक्वेशंस सिर्फ तभी सेटिस्फाई हो सकते हैं जब अल्फा और बीटा मैट्रिक्स हो। ठीक है, और उनका ऑर्डर 4x4 होना चाहिए। अगर 2x2 ऑर्डर लेते हो, so these four equations cannot be satisfied simultaneously. Did you got it this thing कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो यहां से यहां से एक पॉइंट ये निकल कर आता है कि अल्फा और बीटा 4x4 कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, बस उन्हें ये इक्वेशन सेटिस्फाई कराना है। ठीक है, बस दे शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ऐसा नहीं है कि अल्फा और बीटा की कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स ही हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे कैन बी एनी मैट्रिक्स, दे जस्ट हैव टू सेटिस्फाई दीज फोर इक्वेशंस। गॉट इट? समझ में आया आपको बच्चों? मुझे थोड़ा कमेंट कर देना। मुझे कमेंट करके बता दीजिए बच्चों। ठीक है, स्टेट क्लियर टू यू? अब इसकी सर्च स्टार्ट हो गई कि आखिर अल्फा और बीटा को क्या लें। तो इन्होंने इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिया। उन्होंने बोला कि जो अल्फा है, अगर हम अल्फा को ये मान लें, अल्फा आई को अगर हम मान लें 0 0 सिग्मा आई, ठीक है, और अगर हम, ठीक है, बीटा को मान लें, ठीक है, अगर हम बीटा को मान लें, ठीक है, आइडेंटिटी माइनस आइडेंटिटी 0 0, तो वो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इसके हिसाब से अल्फा एक्स हो जाएगा, ठीक है, 0 सिग्मा एक्स, ठीक है, 0। तो मैं यहाँ आपको लिख कर बता देता हूँ। सो इट इज 0 0 0 0। सिग्मा एक्स आपका जो है होता है 1 1 0 0, ठीक है, 1 1 0 0, एंड दिस इज 0 0 0 0। आप देख सकते हो इट इज 4x4। तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिया डिराक ने, बोला आप ये मान लो, ठीक है, ये मान सकते हो, ये हो जाएगा। बिल्कुल प्रिया, ऐसे ही इसे पढ़ना है। ठीक है, ओके, अभी सॉल्व करने वाले भी क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ा हिस्ट्री है ना, इट्स बिट हिस्ट्री। बाकी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल है चीजें। ठीक है, इट्स नॉट, यू वॉन्ट थिंक इट्स डिफिकल्ट। समझ में आया? अब देखो ये भी 4x4 हो गया, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, दीज आर 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, दीज आर 2x2 मैट्रिक्स। समझ में आ गया बच्चों आपको? तो डिराक ने बोला कि आप अल्फा को ये मान लो और बीटा को ये मान लो, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो उन्होंने एक्चुअली में अपनी रिसर्च की, और उन्होंने अपने रिसर्च के थ्रू ये पता लगाया कि आप अल्फा और बीटा को इतना मान सकते हो। ठीक है सर, आज फिजिक्स में भी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, बट ये हिस्ट्री थोड़ी सी स्पेशल है। क्या है ना, यहाँ पर हम डेरिवेशंस भी कर सकते हैं, बट एक्चुअली में डेरिवेशंस आर क्वाइट लेंथी। ठीक है, और नेट एग्जाम के लिए डेरिवेशन की फिलहाल में हमें जरूरत है नहीं। ठीक है, अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, दे कैन ऑल्सो बी डन। हालांकि डेरिवेशन यहाँ पर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो आप लोगों को आगे के लिए याद क्या रखना है, आपको आगे के लिए ये जो प्रॉपर्टीज है याद रखनी है। दीज प्रॉपर्टीज हैव टू बी रिमेम्बर्ड फॉर फ्यूचर। ठीक है, और आपको ये जो अल्फा और बीटा की मैट्रिक्स है ये भी याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? मुझे थोड़ा कमेंट करके बता दो, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सो आई एम नाउ गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन फ्रॉम यू। एक लॉजिकल क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं आपसे। ठीक है, सो गेट रेडी नाउ। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ये आता है, देखो आपके सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टाइप के नहीं आएंगे आपके सीएसएन नेट में एग्जाम में कि प्रूव करो कि अल्फा इतना होगा, प्रूव करो कि बीटा इतना होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ना, उस पर वैसे क्वेश्चन आते हैं। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, नेट एग्जाम में और ना ही सेट एग्जाम में। सेट एग्जाम में तो सॉल्व करने वाले भी मुश्किल ही आए, डायरेक्टली आ जाएंगे, सिंपल। ठीक है,
क्वेश्चन मेरा ये है, फॉर डिराक थ्योरी ठीक है, द ट्रेस ऑफ बीटा मैट्रिक्स इज, द ट्रेस ऑफ बीटा इज, तो बीटा का जो ट्रेस है वो कितना होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, जीरो, नॉन जीरो। बताइए बच्चों, व्हाट इज द ट्रेस ऑफ बीटा मैट्रिक्स? परफेक्ट, वेरी गुड। सो इसका जो आंसर है वो है जीरो। चलो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। वैसे तो आपको यहां से दिख ही रहा है, ठीक है, कि आप सारे डायगोनल एलिमेंट्स को अगर ऐड कर दें तो जीरो मिलेगा, है ना। बट मैं आपको प्रॉपर्टीज यूज करके बताता हूँ दैट हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन। आपने देखा था अल्फा आई, ठीक है, यू हैव सीन दैट, ठीक है, कि अल्फा एक्स, या मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, अल्फा वन बीटा प्लस बीटा अल्फा वन इज इक्वल टू जीरो था, आपने देखा था। सो अल्फा वन बीटा इक्वल टू जाएगा माइनस बीटा अल्फा वन। अब मैं ट्रेस लिखता हूँ, ट्रेस ऑफ बीटा, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ बीटा मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ट्रेस ऑफ, इस इक्वेशन से थोड़ा सा एक स्टेप और लिख लीजिए, मैं इस साइड से अल्फा वन का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा वन स्क्वायर वन होता है, अल्फा वन स्क्वायर इक्व टू वन, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा इक्व टू माइनस, ठीक है, अल्फा बीटा अल्फा। अब अल्फा को आप समझ लेना अल्फा वन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस नेगेटिव ट्रेस अल्फा बीटा अल्फा। आपको मालूम है मैंने साइक्लिक ऑर्डर में अगर घुमाऊं तो ट्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं इसको इस साइड भेज देता हूँ, बीटा अल्फा अल्फा, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ट्रेस ऑफ ट्रेस बीटा, ठीक है। और अगर मैं इसे पीछे साइड लाता हूँ तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ट्रेस ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो, एंड दैट विल गिव मी ट्रेस ऑफ बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए बच्चों की कैसे हमने इसे किया है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चेक प्लीज, ठीक है, प्लीज क्विकली चेक इट नाउ। इज दैट क्लियर टू ऑल बच्चों? बता देना मुझे। गुड गुड गुड, ठीक है। अब देखो यार, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इज एज फॉलोज, the eigen value of alpha x is, बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? द आइगन वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स इज, तो अल्फा एक्स की आइगन वैल्यू क्या आएगी? दो लाइन का क्वेश्चन, ओके, या सो बेसिकली इसका आंसर आप लोगों ने सही बोला है, ऑप्शन डी, इसके आंसर्स होंगे, अल्फा का आंसर आएगा, इसकी आइगन वैल्यूज हैं, ठीक है, प्लस वन माइनस वन जीरो एंड जीरो, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सी, हाँ हाँ, राइट राइट राइट, ठीक है, करेक्ट। देखो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, देखो मैं समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है, देखो कैसे आएगा। दरअसल आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि पैरिटी ऑपरेटर जो होता है उसका भी स्क्वायर वन होता है ना, और उसकी भी आइगन वैल्यू क्या होती है? प्लस माइनस वन होती है, ठीक है। तो एक आइडिया तो वहीं से मिल गया, ठीक है। तो पैरिटी की जो आइगन वैल्यूज होती है ना, वो भी प्लस माइनस वन होती है, ठीक है। तो एक आइडिया तो वहां से ही मिल गया। अब चलो मैं आपको ना कुछ और चीजें समझा देता हूँ, ठीक है। सी, मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो अल्फा, अल्फा आई या अल्फा मैं बोल दूं तो डोंट वरी, ठीक है, एक ही है, अल्फा एक्स या अल्फा, ठीक है। मैं किसी एक ही अल्फा के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए मेरा इसका इसका जो वेक्टर है वो है एक्स,
ठीक है, तो ये हो गया लैम्डा एक्स, ठीक है, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें इस तरफ से फिर से अल्फा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा अल्फा एक्स। तो ये हमारा कितना हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा लैम्डा एक्स, ठीक है, एज पर बाय इक्वेशन 1, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स। अब आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ तक अपन को क्या मिला, यहाँ से हमें पता चला कि अल्फा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू है लैम्डा स्क्वायर एक्स। अब एक काम कर दो, इस एक्स को उड़ा दो यहाँ से, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है, हम सभी लोगों को मालूम है, ठीक है। सो अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, डिड यू गॉट इट सब लोग, सब बता दो बच्चों, मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, एक्चुअली में, ठीक है, आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, क्लियर है सभी को, मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, गुड गुड, वेरी गुड। अब बच्चों डिराक ने अपना हैमिल्टोनियन तो दे दिया, अब पॉइंट ये है कि अभी तक तो सिर्फ डिराक का हैमिल्टोनियन था, ठीक है, और उसकी मैट्रिक्स थी, ठीक है, अब उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मतलब जैसे क्लिन गॉर्डन के साथ किए थे वैसे यहाँ भी करेंगे हैमिल्टोनियन। तो इसने बोला अल्फा सी अल्फा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। हमें पता चल गया कि हमारे अल्फा का जो है वेट, ठीक है, हमें हमें ये प्रॉपर्टीज मिल गई, वी कम टू नो दीज प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। इसके बाद हमने इन अल्फा की मैट्रिक्स भी पता कर ली है कि क्या होगी, है ना, बीटा की मैट्रिक्स भी पता कर ली। अभी तक हमने पता ही क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ अभी तक हैमिल्टोनियन तक ही सीमित है, ना तो हमने इसे सॉल्व किया, ना तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाली, ना तो करंट डेंसिटी निकाली, कुछ नहीं निकाला। अब समय आ गया है कि हम इसे सॉल्व करें, है ना। तो सॉल्व करने के सिलसिले में सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, व्हाट वी विल बी डूइंग फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज बताना भूल गया, ठीक है, इवन अगर आप अल्फा एक्स का, तो ठीक है, आप अल्फा वाई का भी निकालोगे, अल्फा जेड का भी निकालोगे और बीटा का भी निकालोगे, इन सभी की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, इन सभी की आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1 और 0 0 ही होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, इवन तो मैंने सिर्फ अल्फा के लिए किया है, बट आप ध्यान रखना, ठीक है। क्या बोल रहे विद्युत सर, व्हाट इज जीनस ड्राग, बट इन कॉमन गेट सो मच। हाँ विद्युत, अब क्या बताएं, ठीक है, क्या होता है ना, ऐसे ही टेस्ला के साथ भी है, ठीक है, टेस्ला वाज आल्सो जीनियस पर्सन बट ही डिडंट गॉट दैट मच फेम, ओके, सो देयर आर रीजंस, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे साइंटिस्ट होते हो एक अच्छे बिजनेसमैन भी होगे, है ना। तो बिजनेस बिजनेस पर्सनैलिटी होना एक अलग बात होती है, ठीक है, और सिर्फ काम करना एक अलग चीज होती है ना। और जिसके पास ये दोनों के कॉम्बिनेशन होते हैं वही एक्चुअली में आगे बढ़ पाता है। टेस्ला के साथ क्या था कि वो सिर्फ काम तो करते थे, मतलब उन्होंने कोई चीज प्रोडक्ट बना लिया बट उसे पेटेंट ही नहीं कराया, तो इस चक्कर में क्या हुआ, उनका उनकी मेहनत किसी और ने जो है बेच दी, बना ली और उसमें अपना नाम लगा दिया। आप समझ रहे हो क्या होता है। इसीलिए अब आज के समय में आप देखो, कोई भी रिसर्च होती है तो उसका रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, ठीक है, पेटेंट होता है, ठीक है, इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई भी नई चीज आपने डेवलप की है तो आप उसका पेटेंट करा सकते हैं, ताकि आपका रिसर्च, आपकी मेहनत कोई और यूज ना कर पाए, ठीक है, दैट्स द मेन रीजन। हालांकि उन्होंने तो, टेस्ला इन सारी चीजों पर ध्यान देते नहीं थे, वो तो सिर्फ बिजी रहते थे अपनी रिसर्च करने पर, ठीक है, इसलिए शायद मुझे लगता है कि बाकी लोग आगे निकल गए, ठीक है। सो बच्चों पॉइंट पर आ जाते हैं, ठीक है, लेट्स कम बैक टू अवर पॉइंट, ठीक है। तो डिराक ने क्या किया, हैमिल्टोनियन मिल गया, अल्फा बीटा मैट्रिक्स भी मिल गई। अब हमारे सामने जो समस्या आई है यहाँ पर वो ये है कि डिराक के केस में, ठीक है, हमें अभी तक हमने कोई सॉल्यूशन नहीं किया है, ठीक है, मतलब हमने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं किया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर पार्टिकल का हैमिल्टोनियन इतना है, सो पार्टिकल किस पोटेंशियल पर घूम रहा है, इन विच पोटेंशियल द पार्टिकल इज मूविंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर पार्टिकल का हैमिल्टोनियन इतना है तो वो किस पोटेंशियल पर घूम रहा है, इन विच पोटेंशियल द पार्टिकल इज मूविंग, कैन यू जस्ट टेल मी।
वेरी गुड बच्चों, पार्टिकल जीरो पोटेंशियल पर ही घूम रहा है, पार्टिकल इज स्टिल मूविंग इन द जीरो पोटेंशियल। वेरी गुड, क्योंकि हमने जो हैमिल्टोनियन स्टार्टिंग में उसको डिराइव किया है जहां से पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ये खुद फ्री पार्टिकल एनर्जी है, फ्री पार्टिकल की एनर्जी है, ठीक है, दैट्स द रीजन, ठीक है। सो बच्चों अब समय वो आ गया है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे, है ना, तो सॉल्व एग्जैक्टली तो नहीं करेंगे, डेरिवेशन स्किप करेंगे, बाकी इसका जो सॉल्यूशन निकलता है वो क्या निकलता है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो यहां देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। देखो आप खुद ही देखो और खुद ही समझो, बीटा इज ए 4x4 मैट्रिक्स एंड दिस इज सिंपली ए नंबर, ये क्या है, एक नंबर है। यहां पर भी आप देखिए, अगर आप यहां पर भी देखें, सो दिस फॉर्म्स द 4x4 मैट्रिक्स, है ना, ये 4x4 मैट्रिक्स बनती है। क्यों, अल्फा एक्स डॉट इंटू पी करोगे तो क्या है, अल्फा एक्स इंटू पी एक्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक मैट्रिक्स से आप एक नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, एक नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, मैट्रिक्स मिल रही है। तो अगर आप कुल मिलाकर देखो तो यहाँ पर एक 4x4 मैट्रिक्स ऐसे बनेंगी, तीन मैट्रिक्स तो यहाँ ही बन जाएंगी 4x4, और एक मैट्रिक्स यहाँ बन जाएगी 4x4 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 एंड 4x4, तो ये भी 4x4 हो गया। तो अब इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इट इज ऑल्सो ए 4x4 मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूं, तो अगर मुझे एच डी साई इज इक्वल टू लैम्डा साई सर्च करना, तो ऑब्वियस सी बात है यार कि ये मेरा 4x1 होना चाहिए, समझ में आया। तो हमारा जो वेक्टर होगा दैट शुड ऑल्सो बी 4x1, इज दैट क्लियर टू यू, मुझे कमेंट कर देना बच्चों, ये समझ में आया। तो ये भी हमारा 4x1 ही होना चाहिए, तभी तो काम बनेगा, नहीं तो काम कैसे चलेगा, है ना, तभी तो ये सही होगा। तो यहाँ पर अब हमें, क्योंकि ये एक फ्री पार्टिकल का है, तो हमें यहाँ पर भी एक ट्रायल फंक्शन चाहिए, है ना, ट्रायल वेव फंक्शन की जरूरत हमें यहाँ फिर से है। तो ये जो ट्रायल वेव फंक्शन हमें यहाँ चाहिए है, ठीक है, क्या ले, तो डिराक ने सजेस्ट किया कि आप इसको ले लो। समृद्धि में फिर से रिपीट करता हूं, देखो ये इसके अंदर चार मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स हैं, अल्फा एक्स पी एक्स अल्फा वाई पी वाई प्लस अल्फा जेड पी जेड, ठीक है, श्योर, आपको यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। इन चारों मैट्रिक्स को ऐड करोगे, देखो मैं फिर से बताता हूं आपको, अगर आप इन चारों मैट्रिक्स को ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 4x4 मैट्रिक्स ही मिलेगी ना, डिड यू गॉट इट। अब इसके इसका वेक्टर क्या होगा, अगर मैं इसकी एनर्जी फाइंड करने बैठूंगा तो मुझे चार एनर्जीज मिलेंगी, E1 E2 E3 E4, I will get four different, I may get four energies, they may be same or different, we don't know, and there will be four vectors also, है ना, सभी के लिए एक वेक्टर भी होगा, like this psi1 psi2 psi3 and psi4। और अब यहाँ पर एक और भी चीज आएगी कि इनके चार वेक्टर्स तो होंगे, और एक वेक्टर जो होगा, कोई भी एक वेक्टर जो होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, 4x1 होना चाहिए ना, तभी तो आप ऐसे कर सकते हो ना, तभी तो ये चले कंपैटिबल होगा, नहीं तो कंपैटिबल कैसे होगा। अब समझ में आ रहा है आपको, ये कंपैटिबल कब हो सकता है, जब आपका ये और ये, है ना, आपको मालूम है ना, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होते हैं, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। डिड यू गॉट इट, इज दैट क्लियर टू यू, चेक करो, ठीक है। तो डिराक ने क्या सजेस्ट किया, डिराक ने बोला कि आप सभी लोगों को बोला कि एक काम करते हैं, पार्टिकल तो फ्री है, तो फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन ट्राई कर लो। तो उन्होंने बोला ई की पावर आई पी डॉट आर माइनस ई टी अपॉन एच नॉट, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यार ये तो वेक्टर ही नहीं है, तो उन्होंने बोला एक वेक्टर क्वांटिटी अटैच कर दो, तो वेक्टर ही हो गया, जहां की जो u है वो है आपका 4x1, ठीक है।
तो उन्होंने सजेशन दिया कि ऐसा कर दो, ठीक है। और फिर बोले यार अब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, सो लेट्स पुट ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो इन्होंने बोला कि जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा, ठीक है, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। तो इन्होंने बोला कि ये सिर्फ एक ट्रायल सॉल्यूशन है, इस ट्रायल सॉल्यूशन में हमारा u अननोन है, दैट नीड्स टू बी फाउंड, ठीक है, और a भी एक अननोन क्वांटिटी है, दैट नीड्स टू बी फाउंड। अब ये फाउंड कैसे होंगे, और साथ ही पर एनर्जी भी हमारी अननोन है, एनर्जी भी अननोन है, तो एनर्जी कैसे फाइंड होगी, ये सारी चीजें हमारी फाइंड होंगी किसके थ्रू, जब हम डिराक इक्वेशन को, हैमिल्टोनियन को इस पर ऑपरेट करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी और ये मिलेगा। समझ में आया बच्चों? तो ये इन्होंने बोला जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तब ये सारी u भी मिल जाएगा, a भी मिल जाएगा और e भी मिल जाएगा। समझ में आया? आप लोगों को मुझे कमेंट कर दो बच्चों, हैव यू डिड यू अंडरस्टूड दिस थिंग? ये चीज क्लियर हो गई आपको? यहां तक समझ में आ गया है बच्चों? बताओ मुझे थोड़ा। ठीक है, गुड। बच्चों आज की क्लास में ना अपन इसके आगे नहीं जा पाएंगे, नहीं तो अगर अपन को पूरा पढ़ना है तो 2 घंटे की क्लास हो जाएगी फिर पूरी, ठीक है। अब अगर मैं इसके आगे चलता हूं तो फिर इसका जो है सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। सो इट्स सॉल्यूशन विल कम। तो करा दूं आप लोग अगर बोले तो, इफ यू जस्ट से आई कैन कंटिन्यू, एंड इफ यू वांट वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास आल्सो। जैसा आप लोग बोलो बच्चों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को बस बैठना पड़ेगा देर तक। नेक्स्ट क्लास में करा दूं? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, बहुत अच्छे से करा देंगे, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, लेकिन कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों को कुछ पीडीएफ दूंगा पढ़ने के लिए, है ना? ठीक है, श्योर श्योर। मैं आज आप लोगों को कुछ पीडीएफ दूंगा पढ़ने के लिए, आप उस पीडीएफ को थोड़ा सा रीड करना, ठीक है, और कुछ असाइनमेंट्स दे दूंगा, उन्हें भी करना, दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड क्वाइट वेल, ठीक है। असाइनमेंट्स आप चाहो तो कल के बाद कर लेना, क्योंकि पहले पढ़ लो फिर असाइनमेंट्स करना, ठीक है। ओके सो बच्चों ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू। बच्चों आप लोगों ने मेरे से कुछ पूछा था, वेरी गुड। देखो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में एक और चीज बता दूं, अभी कुछ जाना नहीं। आपके ना CSIR नेट एग्जाम में इनफैक्ट पूरे जितने एग्जाम्स होते हैं ना, 5 डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में आज तक रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए हैं, 2 क्वेश्चंस, ओनली 2 क्वेश्चंस टिल नाउ। मगर सेट जैसे एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। सेट वगैरह जैसे एग्जाम्स जो होते हैं ना स्टेट लेवल, उसमें डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अल्फा क्या है, बीटा क्या है, क्लीन गॉर्डन इक्वेशन क्या है, डिराक हैमिल्टोनियन क्या है, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बिना मेहनत के आप तुरंत आंसर दे सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम देखें CSIR में, तो एक बार सिंपल क्वेश्चन आया, एक बार डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ज्यादा परेशान नहीं होना इस टॉपिक के लिए। इस टॉपिक में ध्यान रखना कि जो मेमोरी बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है अब नेक्स्ट पॉइंट ये था कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन का क्या होगा। बच्चों जैसे आपका अट्रैक्टिव डेल्टा पोटेंशियल बचा है, सेमी क्लासिकल थ्योरी बचा है ना, चिंता नहीं करो, मैं ये करा दूंगा आपको। ये रिलेटिविस्टिक के बाद हम कुछ क्लासेस लेंगे जिसमें हमारे जो बचे हुए टॉपिक्स हम इन्हें कवर कर देंगे, चिंता नहीं करो। बट आपका जब यहाँ तक जब खत्म, कल आपकी जब क्वांटम मैकेनिक्स खत्म हो जाएगी तो मैं आपको ये बता दूं, रिलेटिविस्टिक जब खत्म हो जाएगी ना, तो आपका क्वांटम मैकेनिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, फिर आप सुकून की सांस ले सकते हो कि हाँ आज हमारा क्वांटम मैकेनिक्स खत्म हो गया, हमें जो पढ़ना है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही पढ़ना है, ठीक है। सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है। ओके ठीक है बच्चों। सर कल जो डाउट पूछा था ग्रुप में वो बता देना। रुपेश ठीक है बच्चों, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइएगा, ठीक है, और जिन्हें रुकना है वो लोग भी रुक जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं अब डाउट्स ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। रुपेश आपने कहाँ भेजा है मुझे बता दें, अभी फिर से भेजा है क्या, वेयर यू हैव सेंट मी? एक बार मैं देख रहा हूँ रुपेश, वेयर यू हैव सेंट मी दैट क्वेश्चन। आपने पर्सनली भेजा है कि ग्रुप में भेजा है? वेलकम बच्चों, वेलकम।
उसके लिए मैं अभी कोई पहले से नहीं बोल रहा हूँ सूरज, उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा सोच कर, ठीक है, क्योंकि बच्चों को रिवीजन भी चाहिए है, तो मैं उसके लिए सोचूंगा और बताऊंगा आपको। ग्रुप में भेजा है रुपेश, या कौन से ग्रुप में भेजा है? काफी सारे ग्रुप्स है ना। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चन तो मुझे दिखा यहाँ पर, दिख गया दिख गया आपका। रुपेश एक बार फिर से टैग कर सकते हो क्या? वेरी बहुत सारे इसमें वो, ओ गॉट इट। अरे ये तो उसमें घूम रहा था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो फेसबुक में घूम रहा था रुपेश, ये तो फेसबुक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। यही है क्या? मैं इसमें मैंने कमेंट भी किया था, सो इजी। ये फेसबुक का क्वेश्चन है। वैसे अच्छा क्वेश्चन है ना? इट वाज एक्चुअली मूविंग इन द फेसबुक फिजिक्स ग्रुप। उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं वो लोग, ठीक है। मैं भी हूँ उस ग्रुप में, मैं भी बीच में कमेंट करता रहता हूँ, ठीक है। देखो, कंसीडर एन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल ऑफ द विड्थ। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन बोला है, ठीक है, कि हमारे पास ना एक वेल है इस टाइप का, ठीक है, और पार्टिकल ना ग्राउंड स्टेट में है, पार्टिकल इज इन द ग्राउंड स्टेट। कहाँ पर? फेसबुक में दिया था। मैंने देखा, मैं भी हूं ना उस ग्रुप में। देखो, यहाँ मैं भी बच्चों के वहां जो डाउट्स होते हैं ना उन्हें सॉल्व करता रहता हूँ। जैसे किसी का डाउट दिखा, किसी बच्चे का, थोड़ा बड़ा हेल्प में करता रहता हूँ। इसको इसमें देखो, पार्टिकल इसमें है ना -L से लेकर +L तक है ना, यहाँ तक है, ठीक है, आप देख सकते हो। और फिर इसके बाद क्या है, हाँ हाँ ओके, फिर इसके बाद उन्होंने बोला ये देखो इसमें क्या है, इसकी जो एनर्जी हो जाएगी ना, ये हो जाएगी π² H0² 1² अपॉन 2m 2l का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया π² H0²। मैं थोड़ा पेन छोटा कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है, नहीं तो जगह एक पेज में ये आ नहीं पाएगा, नहीं तो, है ना, इतना कर लेता हूँ। विल जस्ट कम आउट टू बी, ठीक है, ओके, मैं बड़ा ही लिखने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, जो वेव फंक्शन हो जाएगा 2/2l साइन एन पाई x/2l, ठीक है, ये भी हो गया। नाउ एज्यूम दैट एट t कुछ द वॉल्स ऑफ द वेल आर मूव्ड इंस्टेंटेनियसली। अब इन्होंने बोला कि वॉल्स को ना अचानक से उठाकर ऐसे कर दिया इन्होंने, दे हैव जस्ट मेड इट लाइक दिस, है ना, इन्होंने ऐसे कर दिया है, मतलब वॉल्स को उठाकर यहाँ कर दिया, सीधे यहाँ से उठाकर यहाँ ला दिया। तो इससे क्या हो गया, -2l हो गया, ये हो गया +2l। अब हमारी जो विड्थ है वो कितनी हो गई है, 4l हो गई है, ठीक है। अब ये बोलते हैं दिस चेंज डज नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ द पार्टिकल। ये बोलते हैं कि पार्टिकल की स्टेट को नहीं बदलता है, ठीक है, एंड विच इज सेम एज बिफोर इमीडिएटली आफ्टर द चेंज। तो स्टेट नहीं बदलती, तो ये यहाँ तो पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में था, तो यहाँ पर भी पार्टिकल क्या होगा, ग्राउंड स्टेट में ही होगा, ठीक है, बट एक नई स्टेट में हो जाएगा, मतलब विड्थ तो बढ़ रही है, ओके समृति, विड्थ तो बढ़ रही है। तो बच्चों यहाँ पर ना मुझे जैसा डायग्राम दिखता है, तो मुझे जो डायग्राम दिख रहा है उसके हिसाब से मुझे पार्टिकल का जो स्टेट है ना, ठीक है, मैं आपको बता दूं, दो पॉसिबिलिटीज लग रही है। तो उन्होंने पूछा है इमीडिएटली आफ्टर से व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो इन दिस केस ना, जो मुझे लगता, देखो मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ जो बुक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो स्टैंडर्ड बुक्स आती है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एनर्जी हो जाएगी ना वो हो जाएगी π² H0², ठीक है, 1² अपॉन 2m, ठीक है, और ये हो जाएगा 4l का स्क्वायर, ठीक है, 4l का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 × 2 32, ठीक है, π² H0² अपॉन 32 ml²। हालांकि 32 यहाँ पर इन लोगों ने आंसर दिया ही नहीं है, 32 ml², है ना, जो कि एक पॉसिबल आंसर है।
और ये तब होगा जब हमारा वेव फंक्शन ऐसा हो जाता है ना। अगर हमारा वेव फंक्शन ऐसा हो गया, सो इन दैट केस होगा। हालांकि इन लोगों ने क्वेश्चन में क्या किया है, इन लोगों ने क्वेश्चन में ना व्हाट दे हैव डन, इन्होंने वेव फंक्शन को इतना ही बना दिया है। तो यहाँ पर से एक और पॉसिबिलिटी जो है वो क्रिएट होती है, और वो पॉसिबिलिटी ये होती है, ठीक है, कि आप इतना ही ले लो, ठीक है। तो अगर आप इतना ही ले लेते हो, 1 सेकेंड, तो अगर आप -L से लेकर सिर्फ +L तक जाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो फिर तो आपकी एनर्जी इतनी ही रहेगी। इसमें से कोई भी आंसर इन्होंने सही दिया नहीं है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी एट एनी टाइम, स्टेट डज नॉट चेंज। इसमें इन्होंने कोई भी करेक्ट आंसर नहीं दिया है ना। नन ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट, नन ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट इन दिस केस। देखो, मैं बता दूं, मुझे एक चीज जो इस क्वेश्चन में लग रही है, ठीक है, जो एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने बोला है इमीडिएटली, है ना, दे आर जस्ट सेइंग इमीडिएटली। तो इमीडिएटली अगर हम देखें तो हमारा जो मतलब इवन दो हमारा वेल -2L से लेकर +2L के बीच में आ गया है, बट हमारा वेव फंक्शन तो वैसा का वैसा ही है। तो इमीडिएटली अगर आप देखते हैं, जस्ट इमीडिएटली, है ना, तो दिस विल बी आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये कह सकते हो कि लंबे समय के बाद तो वेव फंक्शन ऐसा ही हो जाएगा अगर पार्टिकल ग्राउंड में होगा। अगर हम इमीडिएटली देखते हैं, इमीडिएटली, सो इमीडिएटली अगर देखा जाए तो उसकी एनर्जी हम इतनी लिख सकते हैं, π² H0² अपॉन 2m 2L का स्क्वायर π² H0² अपॉन, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है ना, सिर्फ आप बोल सकते हो इमीडिएटली, इमीडिएटली ही बोल सकते हो, ठीक है। जस्ट यू कैन से दैट इट्स ओनली इमीडिएटली, ठीक है, ये सिर्फ इमीडिएटली ही बोली जा सकती है, ठीक है, इमीडिएटली। क्योंकि इमीडिएटली अगर आप देखोगे तो पार्टिकल का जो शेप है ना वो ऐसा ही रहेगा। शेप आप देखो, शेप कैसा है, ठीक है, सो द शेप इज लाइक दिस। सो आंसर आपका डी होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा इस केस में, ठीक है, योर आंसर विल बी डी इन दिस केस। बट अगर हम कुछ समय के बाद की बात करें, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तो वेव फंक्शन तो फिर ग्राउंड स्टेट का ऐसा हो जाएगा, तो एनर्जी फिर इतनी हो जाएगी। दरअसल अब मैं आपको इसको थोड़ा सा और अच्छे से इल्यूस्ट्रेट कर देता हूँ इस पेज में, यहाँ देखिए पेज, ठीक है, सी हियर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दरअसल आप क्या करोगे, सर एक बार हैंड रेज रिलेटेड, हाँ श्योर, कोई बात नहीं। दरअसल इसका इन्होंने वॉल्स तो एक्सपेंड कर दी हैं, बट इसका वॉल्स एक्सपेंड करने के बाद वेव फंक्शन तो यही रहेगा, इमीडिएट वेव फंक्शन जस्ट आफ्टर द वेव फंक्शन just after the change of bits। और अगर आप इस केस में अगर आप क्या करते हो, एनर्जी निकालते हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जी तो इतनी ही आएगी, H0² π² अपॉन 8ma²। क्योंकि आपका जो वेव फंक्शन है वो तो ऐसा ही है, और ये वेव फंक्शन हम साफ देख सकते हैं, इट इज बिटवीन -L एंड +L, है ना, एंड इट इज 0L, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो है आंसर, इसका जो पॉसिबल आंसर हो सकता है, जैसा कि डायग्राम इन्होंने अलग से बनाया है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ओके विद्युत, सो द आंसर विल बी डी अकॉर्डिंग टू दिस। अब किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, प्लीज हैंड रेस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्लीज हैंड रेस नाउ।
ठीक है, ओके। अच्छा, हैंड रेस पहले से ही है, श्योर। हैंड रेस में देखो, हेलो। विड्थ, उमेश, उमेश, हाँ बता। हेलो सर। विड्थ, एक सेकेंड, विद्युत, उमेश, वेव हेलो। फंक्शन है ना 2 अपॉन, हाँ आ रही है आवाज, मुझे आ रही, आपको आवाज आ रही है विद्युत, इसके कारण। विद्युत, कैन यू लिसन टू मी? उमेश, डिड यू अंडरस्टूड दिस थिंग? आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। विद्युत, आर यू एबल टू लिसन टू मी? एक बार फिर से हैंड रेस कर लीजिए। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। विद्युत, कैन यू अगेन रेज हैंड? विद्युत, कैन यू रेज योर हैंड अगेन? ओके। हेलो सर। हाँ बोलो विद्युत। सर आप सुन पा रहे हैं अभी? हाँ हाँ हाँ। सर यहाँ पर मेरा सर दोनों जगह पर डाउट है। फर्स्टली बोला है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो सर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हम लोग जब निकालते हैं तो हम लोग प्रोबेबिलिटी से एनर्जी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर जब यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी बोला है तो सर पहले हम लोगों को फाइनल स्टेट जब लेना होगा, जब -12 टू +12 में जब उसको मतलब सडनली एक्सपांड कर दिया उसको अगर फाइनल स्टेट ले, और इनिशियली -L टू +L में जो वल था उसको अगर इनिशियल स्टेट ले, वहां से अगर प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी के साथ एनर्जी का मल्टीप्लाई किए, तभी तो वो मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी हुआ ना सर? आपका कहना है कि प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी कर दें? जी सर। और सेकेंडली थिंग सर, यहाँ पर एक चीज बोला है कि नहीं एट नहीं, तो टी ये ग्रेटर। गलत है ना आपका, ये कैसे हो सकता है? इट इज नॉट सर पॉसिबल। एक्सपेक्टेशन में तो सर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी तो सर हम लोग वही करते हैं ना सर, प्रोबेबिलिटी इनटू एनर्जी। आपका कहना है कि आप इसकी बात कर रहे हैं, जी सर, जी सर। बट इसके लिए आपका स्टेट नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए ना। सर फाइनल स्टेट तो मिल गया, √2/4L cos 5 πx/4L। एंड सर हाँ यहाँ पर नहीं, और। इन लोगों ने, देखो मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में देखो, मुझे जो लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मुझे लगता है ऑप्शन कोई भी राइट आंसर नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि इन्होंने लिखा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द एनर्जी एट एनी टाइम। आप देख सकते हो लिखा क्या है, एट एनी टाइम t greater than 0, मतलब आप लॉन्ग टाइम, आफ्टर सम टाइम। इन्होंने कहीं लिखा है कि इमिडिएटली, एक्सपेक्टेशन इमिडिएटली, ठीक है हाँ, नहीं? ये टाइम t greater than 0 पर भी मेरा एक सर डाउट है सर। t=0 पर था सर पहले, -L to +L। अब टाइम t greater than 0 मतलब सर स्टेट को टाइम डेवलपमेंट भी करना होगा ना सर, मतलब जो फाइनल नहीं, स्टेट होगा उस। अपन को, देखो स्टेट को टाइम डेवलप करने की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उससे हमारी एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दैट विल नॉट अफेक्ट अवर एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वो फैक्टर कट जाएगा जब एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो। ठीक है, वो 0 हो जाए, वो 1 हो जाएगा वो फैक्टर। देखो यहाँ पर ना, ये क्वेश्चन में ना को एक्चुअल में कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। ये क्वेश्चन ना बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप का हो गया है। इसमें, इस क्वेश्चन में बोला है हमसे एक्सपेक्टेशन ऑफ द एनर्जी एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर आप एनर्जी का एक्सपेक्टेशन निकालो। तो तब तो फिर आंसर ये होगा। ठीक है, क्योंकि फिर तो वेव फंक्शन को फैलने का भी मौका मिल जाएगा। बट अगर ये बोलते हैं इमीडिएटली, अगर तुरंत, जैसे ही हमने एक्सपेंड किया वो तुरंत अगर एनर्जी देखनी चाहिए, तो एनर्जी तो फिर इमीडिएटली यही आएगी, डी आएगी। तो जी इसमें, इस क्वेश्चन में तो मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है, मतलब दे आर नॉट डूइंग, मेकिंग इट राइट। इसका वैसे मैं आपको सही बात बता दूं ना, इसका जो आंसर है ना वो थर्ड ये आएगा। ये कोई भी राइट आंसर नहीं है, नन ऑफ द आंसर्स आर राइट। अच्छा।
अच्छा, मतलब सर जब एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी करते हैं तब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वही सब उसके लिए हमारे पास देखो, मैं आपके पास क्या, वो मिक्स स्टेट के लिए है ना, ये तो इंडिविजुअल स्टेट है। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ सर, हाँ ठीक सर, है। समझ गया सर, जी सर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हियर आई जस्ट विल एंड द क्लास। इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है, नन ऑफ द आंसर्स आर राइट इन दिस। ओके, सो व्हाट आई विल से, नन ऑफ द आंसर्स आर राइट। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो सकता है वो हो सकता है 32, है ना। ओके, सो आई विल जस्ट राइट हियर, none of the options are right। कोई भी ऑप्शन ये करेक्ट नहीं, ठीक है। ये व्हाट फेसबुक में घूम रहा है ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।